नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश में अगले साल से जनगणना की शुरुआत होने वाली है। इसके आंकड़े साल 2026 में जारी किए जा सकते हैं। इस बार की जनगणना काफी मायनों में अलग होने वाली है। इसकी एक खास वजह यह है कि ये ऐसे टाइम में हो रही है जब भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। भारत ने चीन को आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। साथ ही इस बार की जनगणना में संप्रदाय को लेकर के भी सवाल किए जाने के आसार हैं। लोगों से उनके संप्रदाय से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जा सकती है। अब तक की जनगणना का जो पैटर्न था उसमें केवल धर्म और वर्ग ही पूछा जाता था। साथ ही SC, ST और जनरल कैटेगरी की गणना होती है। हालांकि इस बार भी सवाल किया जा सकता है कि वो किस समुदाय के अनुयायी हैं। अब इसको एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस्लाम में सिया और सुन्नी शामिल है, जबकि जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसे समूह शामिल है। धर्म और वर्ग के साथ साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। अब जनगणना को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन में नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी कि CRS सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऐप लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के जरिए कोई भी आम आदमी किसी भी जगह से जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ऐप की मदद से अब घर बैठे रजिस्ट्रेशन का ये काम आसानी से हो जाएगा। ये ऐप आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और लंबे लाइनों में खड़े होने से मुक्ति दिलाने में कारगर साबित होगी। वहीं इस ऐप के लॉन्चिंग के साथ ही राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने NDA के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात मान ली, क्योंकि पिछले कई साल से CM नीतीश कुमार देश के अंदर जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी ये मांग पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब ऐप लॉन्चिंग के साथ ही कहीं ना कहीं उनकी ये मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है। वैसे CRS की जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक किसी भी व्यक्ति को जन्म या मृत्यु संबंधी जानकारी और रजिस्ट्रेशन बर्थ या डेथ के 21 दिन के अंदर ऐप पर करना होगा। ऐप के मुताबिक अगर आप 21 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके लिए देश के किसी भी आम आदमी को 22 से 30 दिनों के अंदर 2 रुपए शुल्क देना होगा और 31 दिन से 1 साल तक 5 रुपए की लेट फीस जमा करनी होगी। इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा पुराने प्रमाण पत्रों के लिए 10 रुपए का शुल्क तय किया गया है, यानी अधिकतम विलंब शुल्क जो है वो 10 रुपए ही होगा। वैसे देश में ऐसे पहली बार होने जा रहा है कि जब जनगणना के आंकड़े डिजिटली तरीके से जुटाए जाएंगे। इसके लिए एक खास ऐप सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम तरीके का पोर्टल बनाया गया है। वैसे जनगणना हर साल 10 साल में कराई जाती है। अगले साल 2025 में जनगणना की शुरुआत होगी, जो 1 साल 2026 तक चलेगी। इसके बाद से 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। वैसे बता दें कि अब तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक की शुरुआत में होती आई थी, जैसे कि 1991, 2001, 2011। इसी तरह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे टालनी पड़ी। इसके बाद अब जनगणना का चक्र भी बदलने वाला है। अब 2025 के बाद 2035 और फिर 2045, फिर 2055 में जनगणना होगी। वैसे लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना जताई गई है। दरअसल कई विपक्षी दलों की तरफ से जातिगत जनगणना कराने की भी मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस बारे में फैसला नहीं किया है। अब तक जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता था, साथ ही सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना होती थी। लेकिन इस बार लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में सामान्य वर्ग में आने वाले लिंगायत स्वयं को अलग संप्रदाय के मानते हैं। इसी तरह अनुसूचित जनजाति में वाल्मीकि, रविदास जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं। यानी धर्म, वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार विचार कर रही है। वैसे केंद्र सरकार ने फिलहाल जनगणना के साथ जातिवार जनगणना कराने को लेकर औपचारिक फैसला नहीं किया है, लेकिन विपक्ष की ओर से जातिवार जनगणना को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश को देखते हुए मोदी सरकार जातिवार जनगणना कराने का फैसला ले सकती है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि एक तो इस मुद्दे पर NDA में कोई मतभेद ना हो, साथ ही सभी धर्मों की आबादी में मौजूद जाति व्यवस्था की जड़ों का भी पता चल सके। वैसे फिर अगर आरक्षण सहित किसी भी सुविधा के लिए कोई विशेष योजना चलानी हो तो ट्रिपल टेस्ट का पहला और अहम टेस्ट इसी मुहिम के साथ
पूरा हो जाएगा। वैसे हमारे देश में अलग अलग तरह की तमाम जातियां और उनकी उपजातियां हैं। हालांकि इनकी जातियां कितनी हैं, किस जाति में कितने लोग हैं, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये फिलहाल निर्धारित नहीं है। वैसे साल 1931 से लेकर आज भी यही मुद्दा हमारे देश में विकास की ओर एक रोड़ा बना हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा विवाद पिछड़ा वर्ग को लेकर है। इसी वर्ग की संख्या को पुख्ता करने के लिए अलग अलग राज्य केंद्र पर दबाव बनाते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपने पक्ष में वोट की गोलबंदी करने के लिए जातिगत पहचान का सहारा सबसे अधिक लेती है। इसके अलावा सभी जातियों के उत्थान और उनके वाजिब हक के लिए भी ये जरूरी होता है, लेकिन केंद्र की सत्ता में रहने वाली पार्टी कुछ न कुछ बहाना बनाकर हर बार इसे टाल जाती है। वैसे जातिगत जनगणना को लेकर सबसे ज्यादा सरगर्मी बिहार और उत्तर प्रदेश में रहता है, क्योंकि नारा भी बुलंद रहता है, जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है, तो वहां केंद्र से अलग जाकर ये मांग उठाने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने राज्य में जातीय जनगणना कराने का फैसला किया और इसे अच्छे तरीके से पूरा भी कर लिया। वैसे जनगणना के आंकड़ों से देश की आर्थिक आबादी का डेटा इकट्ठा किया जा सकेगा। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा 79.8% आबादी हिंदुओं की है। इसके बाद मुसलमानों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल 14.2% है। वहीं 2.3% आबादी ईसाई और 1.7% सिख है। वैसे भारत में आखिरी बार ब्रिटिश शासन के दौरान जाति के आधार पर 1931 में जनगणना हुई थी। इसके बाद 1941 में भी जनगणना हुई थी, लेकिन आंकड़े पेश नहीं किए गए थे। इसके बाद अगली जनगणना से पहले देश आजाद हो चुका था, यानी अब ये जनगणना 1951 में हुई। लेकिन इस जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही गिना गया। कहने का मतलब ये है कि 1951 में अंग्रेजों की जनगणना नीति में बदलाव कर दिया गया, जो कमोबेश अभी तक चल रहा है। इस जनगणना से पहले साल 1950 में संविधान लागू होते ही SC और ST के लिए आरक्षण शुरू कर दिया गया था। कुछ साल बीते और पिछड़ा वर्ग की तरह ही आरक्षण की मांग उठने लगी। आरक्षण के मामले में पिछड़ा वर्ग की परिभाषा कैसे हो, इस वर्ग का उत्थान कैसे हो, इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में काका कलेलकर आयोग बनाया। काका कलेलकर आयोग ने 1931 की जनगणना को आधार मानकर पिछड़े वर्ग का हिसाब लगाया। हालांकि काका कलेलकर आयोग के सदस्यों में इस बात को लेकर बहस थी कि गणना जाति के आधार पर हो या आर्थिक आधार पर, यानी ये आयोग इतिहास में महज एक कागज भरने तक ही सीमित रह गया। अब साल था 1978 और देश में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी वाली सरकार थी। इस सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा आयोग बनाया, लेकिन साल 1980 के दिसंबर तक जब मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, तब तक जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर ही ज्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान की। कुल आबादी में 52% हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की मानी गई। मंडल आयोग की तरफ से यह भी कहा गया कि पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण दिया जाए। हालांकि मंडल आयोग की सिफारिश पर अगले 9 सालों तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन साल 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की उस सिफारिश को लागू कर दिया, जिसमें पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग की गई थी। वैसे बीपी सिंह के इस फैसले के बाद बवाल हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसके बाद बारी थी 1992 में दिए गए इंदिरा सहनी के ऐतिहासिक फैसले की, जिसमें आरक्षण को सही माना गया, लेकिन अधिकतम लिमिट 50% तक तय कर दी गई। अब साल था 2006। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट 2 शुरू किया। अब इस मंडल आयोग के एक दूसरी सिफारिश को लागू किया गया, जिसमें सरकारी नौकरियों की तरफ से सरकारी शिक्षण संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने पर मुहर लग गई। इस बार भी विवाद हुआ, लेकिन सरकार अडिग रही और ये लागू हो गया। अब साल था 2010। कांग्रेस की सरकार थी और देश में जाति आधारित जनगणना की मांग उठने लगी। लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, गोपीनाथ मुंडे जैसे नेताओं ने खूब जोर लगाकर इसकी मांग उठाई। हालांकि कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी। अब साल 2011 के मार्च महीने में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जातीय जनगणना पर अपनी बात रखी और ये हवाला दिया कि जो लोग इस जनगणना में काम करते हैं उनके पास इस तरह की
ट्रेनिंग या अनुभव नहीं है। हालांकि लालू जैसे अपने सहयोगियों के दबाव में आकर कांग्रेस को जातीय गणना पर विचार करना पड़ा। प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक कमेटी बनी। इसमें जनगणना के पक्ष में सुझाव दिए गए। इस जनगणना का नाम दिया गया सोशियो यानी इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। सोशियो को पूरा करने में कांग्रेस ने 4800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जिलावार पिछड़ी जातियों को गिना गया और इसका डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिया गया, जिसके कई साल बाद तक इस डेटा पर बात नहीं हुई। जब सरकार बदली तब थोड़ी बात सुगबुगाहट जरूर हुई और जातीय जनगणना के डेटा के क्लैरिफिकेशन के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप ने रिपोर्ट दी या नहीं, इसकी जानकारी अब तक नहीं आई है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने भी जाति के आंकड़े को जारी करना मुनासिब नहीं समझा। वहीं अब एक बार फिर से जनगणना होने जा रही है। खैर, जनगणना जब होगी इसके बाद ही पता चलेगा कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिलती है या नहीं। तो फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।